वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ फुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके राइटिंग। नाउ वी स्टार्ट। ठीक है, हेल्थ जो थी ना उसको लॉन्ग टाइम तक हम कंसीडर करते थे कि वो एक सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस है, या सर्टेन ह्यूमर्स जो हमारी बॉडी में जो ह्यूमर्स फ्लो होते हैं, जो फूड्स फ्लो होते हैं, उन सबका बैलेंस है। उसके कारण हमारी जो बॉडी की स्टेट है, माइंड की स्टेट है, जो हेल्दी है, वो बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स के कारण होती थी। ठीक है, अब ह्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक ब्लैक वाइल होता है, एक वाइट वाइल होता है। ठीक है, तो माना जाता है कि जो ब्लैक वाइल रहता है वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, उसको हमेशा फीवर रहता है, जिसमें ब्लैक वाइल ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो अर्ली ग्रीक्स और हिपोक्रेट्स थे वो ह्यूमर्स वाली थ्योरी को मानते थे, और एज वेल एज हमारा इंडियन आयुर्वेदा भी इस ह्यूमर वाली थ्योरी को बहुत अच्छे से मानता था। अब जो ऐसा सोचा जाता था कि जिस पर्सन के पास ब्लैक वाइल है वो बिलोंग करेगा हॉट पर्सनैलिटी से और फीवर्ड होगा उसे। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल मेथड से जिनके पास ब्लैक वाइट था उनका टेम्परेचर मेज़र किया, जो कि एक नॉर्मली आ रहा था, तो इन्होंने ये ह्यूमर वाली थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, अब फिर बाद में बायोलॉजी आई, तो बायोलॉजी को हमने कहा माइंड का इन्फ्लुएंस, न्यूरो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, इन सब का इन्फ्लुएंस बायोलॉजी मतलब ह्यूमन हेल्थ पे पड़ता है। और जो इम्यून सिस्टम रहता है वो हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। ठीक है, और माइंड और मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट, ये तो हमें पहले से ही पता है। अगर मान लीजिए न्यूरो सिस्टम में कुछ गड़बड़ होगी तो भी हमारा बॉडी अफेक्ट होगा। अगर एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीट हो जाना या कम सिक्रीट हो जाना, 11th में पढ़ा है अपन ने, तो भी उसमें बहुत कम सिक्रीट होगा। ठीक है, अब जो हमारी हेल्थ रहती है वो अफेक्टेड रहती है 3 चीज़ों से। फर्स्टली जेनेटिक डिसऑर्डर। ये अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या रहता है, अपन को जन्म जाते ही पाया जाता है अपने अंदर। इसके क्योर भी होते हैं और कुछ चीज़ों के क्योर नहीं भी होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस जो कि हमें बाहर से लग जाते हैं, लाइक कोल्ड, लाइक वायरल फीवर etc. लाइफ स्टाइल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइफ स्टाइल कि हमको ऐसा खाना खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हमारी हैबिट्स हैं, हम कितने लेज़ी हैं, अदर थिंग्स। अब जो हेल्थ टर्म थी वो बहुत से लोगों के द्वारा यूज़ की जा रही थी। ठीक है, मतलब हर किसी के द्वारा यूज़ की जा रही थी। अब सिंपली मेन है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। ये बोल रहा है कि अपन हेल्थ को ऐसे ही थोड़ी ना डिफाइन कर देते हैं कि अब से आपके डिसीज़ कोई नहीं है, आप एकदम फिजिकली फिट हो तो आप हेल्थी हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हेल्दी होना है तो आपके मेंटल स्टेट भी अच्छी होनी चाहिए।
कोई मान लो कोई पागल जा रहा है, मतलब ज़्यादा वो मत लेना, अपन डिप्रेस्ड हैं, मेंटली अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो अपन हेल्दी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और सोशल वेल बीइंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इंटरेक्ट करते हैं बाकी लोगों से, तो ऐसा थोड़ी है कि बेकार से इंटरेक्ट कर लिया, कुछ भी बोल दिया, नाम सुना। वी शुड मेंटेन आवर डिग्निटी टू द पीपल ना। तो फिज़िकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीपल हेल्दी होंगे तो दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क, वो जल्दी से वर्क कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारी सोशल वेलबींग अच्छी होगी, ठीक है, जिसके कारण हमें अर्न करने में सहायता मिलेगी। अब क्या बोल रहा है, हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेजिबिलिटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। हेल्थ हमारी जो लॉन्गेजिविटी को बढ़ाती है, हमारे जीने के टाइम को बढ़ाती है, ऐसा बोल सकते हैं। और हेल्थ के कारण ही क्या होता है, माता की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद, या बच्चा ही मृत पैदा होता है। तो इन सब से अगर हम हेल्दी होते हैं तो इन सब चीज़ों से हमें निजात मिलती है। हेल्दी कैसे होना है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन गुड हेल्थ, योगा हम करते हैं मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को। एंड देन अवेयरनेस होनी चाहिए डिसीज़ के बारे में, ठीक है, हाउ और कैसे वो दूसरे फंक्शन को, कैसे वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन होना चाहिए इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज होना चाहिए, वेक्टर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर। ये तो भाई इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर होना चाहिए। अब हेल्थ क्या, when the functioning of one पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चलो, when the functioning of one or more than organ system is adversely affected, characterized by the appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है, एक से मतलब एक और एक से ज़्यादा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम अगर हमारा अफेक्ट हो जाता है तो हमारे को वेरियस साइंस मिलते हैं, हमें पता चल जाता है ना कि ये अफेक्ट हुआ है, तो ऐसे साइंस आएंगे या सिम्टम्स आएंगे, ग्रुप ऑफ साइंस, ठीक है। तो हम ये साइंस को देख के बता सकते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी, वी हैव डिसीज़। अब डिसीज़ क्या होती हैं, डिसीज़ इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं। इन्फेक्शियस जो होती हैं जो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए एक पर्सन से अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। और इन्फेक्शियस डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लाइक फंगल, लाइक कॉमन कोल्ड। अगर आप घर में आपको किसी को भी हुआ है तो पूरे घर को ही हो जाता है, ठीक है। अब कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं लाइक एड्स जो कि फैटल है, यानी कि मृत्युदा। अगर ये आपको हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चित ही है।
और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में हम देखें तो हमारे पास कैंसर है जो कि मेजर काउज है डेथ का, अल्कोहल अब्यूज़। अब ये इन्फेक्शियस नहीं होता है, नॉर्मल मतलब नॉन इन्फेक्शियस होता है अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, तो जिसके कारण हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डिसीज़ की इन ह्यूमंस, ठीक है। अब जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन एंड हेलमिंथेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या करते हैं, ये जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं डिसीज़ काउज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। अब जो ये डिसीज़ जो भी ये बैक्टीरिया वगैरह डिसीज़ काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है। दिस इज़ द पी बैक्टीरिया। ओके, मोस्ट पैरासाइट, हम देखो मोस्ट पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो होस्ट की बॉडी पर रह भी रहे हैं और ऊपर से होस्ट को हार्म भी कर रहे हैं। दैट्स वाई दे कैन बी कॉल्ड एज पैथोजेंस। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में बहुत जगह से एंटर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिसफंक्शन करते हैं, जिसके कारण हमें मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन में डैमेज हो जाता है या फंक्शन में इंटरनल डैमेज होगा या बाहर से हमारी स्किन को डैमेज हो जाएगा। कैसे भी करके हमें डैमेज तो होगा ही। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को होस्ट के अनुसार। ये पैथोजेंस हैव अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, ठीक है। अब देखो, अब जो भी हमारे पैथोजेंस मतलब एग्जांपल लिया हमने कि पैथोजेंस जो हमारे गट में रहते हैं, जो हमारे गट में सर्वाइव करते हैं। अब गट में क्या होता है, पीएच बहुत लो होता है क्योंकि एसिड होता है वहाँ पे, तो गट में रहते हैं तो उनको सर्वाइविंग के लिए लो पीएच पे रहना पड़ेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम से भी वो रेजिस्टेंस होने चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ मेंबर्स के पैथोजेंस को डिस्कस किया है और उनके द्वारा क्या क्या डिसीज होती है। अब हमारे यहाँ से डिसीज़ेस चालू हो चुकी हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिसीज़ हमारी देखते हैं साल्मोनेला टाइफॉइड डिसीज़ है। हमारी जो डिसीज़ है वो है टाइफॉइड, ठीक है। और वो काज कौन करता है, एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफाइड। अब ये पैथोजन एंटर कैसे करता है, पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन through water and food which is contaminated with them and migrate to other organs through blood। हम जो फूड खाते हैं जो कंटेमिनेटेड होता है उसमें साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे साथ हमारे अंदर आ जाते हैं और जाके कहाँ जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, अब्जॉर्प्टिव टाइप की होती है। देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाता है हमारे ब्लड में, जिसके कारण हमें हाई फीवर आता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ टू मच हाई अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी। जिसके कारण हमें वीकनेस होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो स्टोमक पेन, ठीक है।
कॉन्स्टिपेशन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये ब्लैक कर देंगे। हेडेक, फीवर है तो हेडेक होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो हमें लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं इस डिसीज़ के, ठीक है। अब कुछ एक्सट्रीम केसेस में हमारे इंस्टेंटाइनल परफोरेशन हो जाता है, मतलब इंस्टेंटाइन में छेद हो जाता है, ठीक है, और मृत्यु भी हो सकती है इन सीवियर केसेस। अब जो टाइफाइड फीवर है, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कंफर्म होता है विडाल टेस्ट से। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन विडाल टेस्ट। अब हम मैरी मेलोन की बात करते हैं। जो मैरी मेलोन, उनका नाम रख दिया था हमने, निकनेम रख दिया था टाइफाइड मैरी। इस वर्थ मैंशनिंग है, मुझे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, कुक थी और टाइफाइड कैरियर भी थी, हु कंटिन्यूड स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर। तो मैरी मेलन थी ना, हमने उनका नाम रख दिया था टाइफाइड मैरी। इन्हें खुद तो टाइफाइड था। अब ये खाना जो बनाती थी, जिस कारण उन्होंने सालों तक टाइफाइड को फैलाया। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर यूज़ करते होंगे, जिसके कारण ये सालों तक फैला रहा। अब हम बात करते हैं निमोनिया डिसीज़ की। निमोनिया डिसीज़ में जो मेन बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, ह्यूमन में जब निमोनिया होता है तो ये जाके लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स में जो हमारी एल्वोलाई होते हैं ना, एल्वोलाई आपने पढ़ा होगा, तो एल्वोलाई में क्या हो जाता है, फ्लूइड्स जमा हो जाता है इस बैक्टीरिया के कारण। अगर एल्वोलाई में फ्लूइड्स जमा हो गया और जहाँ पे एयर की जगह थी तो वहाँ पे अपन को ब्रीदिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी, रेस्पिरेशन, मतलब अपन सही से गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे। हम सिम्टम्स देखते हैं। अब सिम्टम्स क्या है हमारे निमोनिया का, कि फीवर हो जाएगा, चिल्स हो जाएगा, कफ होगा, हेडेक होगा। सीवियर केसेस में अगर हम ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन को अंदर ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे सेल्स हैं वो तो अपना काम करेंगी और CO2 वेस्टेज तो हमारा निकालेंगे, जिसके कारण जो हमारे फिंगर और नेल्स हो जाते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी है। अब ये इन्फेक्शियस है, तो अगर कोई भी हेल्दी पर्सन होगा उसको भी ये डिसीज़ लग जाएगी। अगर मान लीजिए उसने छींक दिया या उसमें कहीं पर मतलब कुछ भी यूज़ कर लिया, आपका अपने नाक से लगा लिया, कहीं भी लगा लिया तो बैक्टीरिया को तो वहाँ पे भी हो जाएंगे। आपने वो ड्रॉपलेट को इनहेल कर दिया, छींकते हैं तो एयर में भी ड्रॉपलेट होते हैं, अपन ने उसी टाइम सांस ले ली तो वो अपने अंदर भी जाकर निमोनिया काउज कर सकते हैं। और इवन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, ठीक है। अब जो अब कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं हमें बैक्टीरियल डिसीज़ के, जो कि हमें याद होनी चाहिए। डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, हमने 2 डिसीज़ पढ़ी, टाइफाइड एंड निमोनिया। इनको हमने डिटेल में पढ़ा, पर हमें 2 चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया। ये भी हमारे बैक्टीरियल डिसीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ राइट कर रही हूँ। ये जो डिसेंट्री डिसीज़ होती है वो होती है सी जेला बैक्टीरिया से, ये है, ठीक है। आप लिख देना SHIGELLA, सी जेला बैक्टीरिया से।
एंड अनदर जो हमारी प्लेग डिसीज़ जो होती है वो होती है हमारी येस्निया पेस्टिस। येस्निया पेस्टी, ये मैं बात कर रही हूँ प्लेग की। और नेक्स्ट जो हमारी डिसीज़ है डायप्थेरिया, इसको आप याद भी रखें या नहीं भी रखें, मतलब ये एज अ नॉर्मल बता रही हूँ, बट प्लेग का आपको ज़रूर याद रखना है येस्निया पेस्टी। ठीक है, डायप्थेरिया हमारी होती है कॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थेरिया। आगे आपको स्पेलिंग आती है डायप्थेरिया की, यहाँ से लिख लेना कॉर्नी बैक्टीरियम डायप्थेरिया। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको प्लेग का ज़रूर याद करना है, प्लेग का ज़रूर याद करना है। ठीक है, एक और बार बता दे रही हूँ मैं प्लेग का, येर्सिनिया पेस्टी। ये याद करना है आपको, ये प्लेग का है। चलो अब हम बात करते हैं, नीचे हमारी बात कर रहे हैं हम वायरल डिसीज़ की। अब जो बहुत सारे वायरस हैं वो डिसीज़ काउज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। मोस्ट कॉमन जो हमारा वायरस है वो है राइनो वायरस। ये एक ग्रुप है वायरसेस का जो मोस्ट कॉमनली हमारे और ह्यूमंस के अंदर डिसीज़ कॉज करता है और मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। अब ये जो वायरसेस हैं वो हमारे अंदर और सब डिसीज़ कॉज करते हैं, लाइक वायरल कोल्ड, वायरल फीवर, जिसमें एक ग्रुप रहता है विच इज़ राइनो वायरस। अब ये ज़्यादातर ह्यूमंस में ही ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज करता है राइनो वायरस नाम का ग्रुप। ठीक है, अब हम कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। अब कॉमन कोल्ड किसके कारण होगा? राइनो वायरस के कारण। ठीक है, राइनो वायरस के कारण होगा। अब ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है नोज़ को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, बट इन्फेक्ट किसको नहीं करता? लंग्स को। ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। अब कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है, नाक फट जाती है, उसका डिस्चार्ज होता है, थ्रोट सूर होता है, हॉर्सनेस होती है, मतलब खराशपन गले में, कफ होता है, हेडेक, टायर्डनेस, ये तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये लास्ट करता है विच इज़ 3 to 7 days। अब क्या होता है, अपन जब स्नीज करते हैं, जिसमें से खांसते हैं, तो जो ड्रॉपलेट निकलती हैं, अगर किसी भी अदर पर्सन के द्वारा इनको इनहेल कर लिया जाए तो ये भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगी। अब अपन ने छींक दिया, लाइक अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने मोबाइल पे छींक दिया, अगर मोबाइल को कोई यूज़ करेगा या डायरेक्ट उसके यूज़ करने से भी हेल्दी पर्सन में डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे लिखा भी है, droplets resulting from cough and sneeze of an infected person either inhaled or directly transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknob, computer, keyboard, mouse, etc. and cause infection in the healthy person.
क्योंकि वायरस डिसीज में हमारे पास केवल एक ही था, कॉमन कोल्ड, बस हमने कॉमन कोल्ड की बात की। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज में, विच इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोजोन डिसीज, मलेरिया। अब ये मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम जो कि एक टाइनी प्रोटोजोन होता है, वो इस मलेरिया को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज हो सकती हैं, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सिकेरा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। अब सबसे ज़्यादा डेंजरस मलेरिया कौन करता है, विच इज़ different type of species, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum, most serious and even can be fatal, मृत्यु भी हो सकती है। हम साइकिल देखेंगे मलेरिया की, ठीक है। अब जो प्लाज्मोडियम होता है वो एंटर करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजाइट, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये इन्फेक्शियस फॉर्म मतलब ये एंटर किससे करता है, ये करता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, विच इज़ टू इम्पोर्टेंट कि ये एनाफिलिस मस्किटो से आता है, ठीक है। द पैरासाइट, ये जो पैरासाइट है, क्योंकि ये एनाफिलिस मस्किटो के भी अंदर रहता है और अपने भी अंदर रहता है, तो मोस्टली हम इसको पैरासाइट ही मारेंगे, पैरासाइट ही मारते हैं। The parasite initially multiply within the liver cell, then attack the red blood cells RBC, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with the toxin substance hemozoin, which is responsible for the chill and high fever reoccurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasite multiply within the mosquito in the form of sporozoites that they are stored in salivary gland. When the mosquito bites the human, the sporozoites are infused into his or her body, thereby initiating the event mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite requires two hosts, human and mosquito, to complete its cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे भाषा लिखी है तो सिंपल साइकिल के रूप में सब। अब हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मलेरिया। अब ये मच्छर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोरोजोइट्स भरे होंगे। इस मच्छर ने ह्यूमन बॉडी को काटा। अब काटा, उसकी सलाइवा में स्पोरोजोइट्स होंगे, वो चले जाएंगे इसमें ह्यूमन में, ठीक है। अब ह्यूमन में ये ब्लड के थ्रू जाएंगे, ब्लड के थ्रू
ब्लड के थ्रू ये रीच करता है हमारे लीवर में। अब यहाँ पे ये स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्चुअली रिप्रोडक्शन करता है हमारे लीवर में। अब लीवर में जाते ही ये जाते हैं आरबीसी में। यहाँ पे लिखा पे द पैरासाइट प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स। अब ये लीवर सेल्स को बस्ट कर देते हैं, देन ये जाते हैं हमारे आरबीसी में जाके फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आरबीसी जब ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, आरबीसी की सेल बस्ट हो जाएगी। बस्ट हो जाने के कारण फीवर आता है। ओह सॉरी, ये लीवर की सेल थी, लीवर में जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, देन ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, देन ब्लड में जाएंगे, वहाँ पे भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, देन ब्लड को भी बस्ट कर देंगे, जिसके कारण ये जो रिलीज होंगे, ये जो केमिकल रिलीज, यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है। ये जो बस्टेड आरबीसी है, इससे केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन, हीमोजोइन। तो ये जो हीमोजोइन रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फीवर्स के लिए, ठीक है। अब ये जो निकले रहते हैं, अब ये जो प्लाज्मोडियम निकले हैं हमारे, अब ये जाके यहाँ पे बाहर आके क्या करेंगे, सेक्सुअल स्टेटस अपने डेवलप करेंगे, ठीक है। गैमेटोसाइट्स हमारे बनाएंगे रेड ब्लड सेल के ही अंदर, कुछ नॉर्मली बाहर निकल आएंगे, कुछ रेड ब्लड सेल के अंदर ही गैमेटोसाइट बनाएंगे। और ये जो गैमेट्स हैं वो मेल और फीमेल के लिए रहते हैं। इन गैमेटोसाइट बन जाएंगे, इनको हम गैमेटोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम गैमेट बोल रहे हैं। ये जो गैमेटोसाइट बन जाएंगे वो हमारे ब्लड में फ्लो करेंगे। अब एक और फीमेल एनाफिलीज आई, उसने इस बच्चे को काट लिया, मतलब आदमी को काट लिया, सॉरी। एक और फीमेल एनाफिलीज आई जिसने इस आदमी को काट लिया। अब ये फीमेल एनाफिलीज का जो कट रहता है, उसके अंदर इनको सस्टेन कंडीशन मिल जाती हैं, जिससे ये लोग फर्टिलाइज हो जाते हैं। क्योंकि फर्टिलाइज होना जाने के बाद ये फिर स्पोरोजोइट्स बना लेंगे, फिर सलाइवरी ग्लैंड में ये इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। मैच्योर स्टेजेस इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट एंड माइग्रेट टू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब मॉस्किटो के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है हमारी गैमेटोसाइट। ये भी एक PY के क्वेश्चन है। हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोरिकल। इट इज ऑल्सो एन प्रोटोजोन डिसीज, ठीक है। अब ये एंट अमीबा हिस्टोरिका होती है, वो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। टाइफाइड में क्या हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रहा था, बल्कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है, ठीक है। विच काउजेस अमीबियासिस अमीबिक डिसीज। अब इंटेस्टाइन में जाएगी तो क्या करेगी,
एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, क्रैम्प्स होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, स्टूल्स जो होंगे वो हमारे एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स के साथ निकलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा वेक्टर होता है वो कैरियर होता है, हम वेक्टर बोल दो, वो होती है हमारी हाउस फ्लाइज, जो कि जाके हमारी पॉटी वगैरह पे बैठती है, देन हमारे खाने पे भी आके बैठती है, जिस कारण से ये हमारे यहाँ ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, कंटेमिनेट कर देती है ड्रिंकिंग वाटर, फीकल मैटर, मैंने वो तो सेम ही मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्केरियासिस। अब एस्केरियासिस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेलमिंथिक डिसीज़ के। हमारे यहाँ हेलमिंथिक भी एक ही है, फंगस भी एक ही है। एस्केरिस बहुत ज़्यादा कॉमन मतलब एस्केरिस जो राउंड वॉर्म होता है, एस्केरिस बोलते हैं जो राउंड वॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं वुशेरिया। द फिलेरियल वॉर्म आर सम ऑफ नॉन एस्केरिस होता है और वुशेरिया, मुझे बोलना नहीं आ रहा, वुशेरिया। हाँ, एस्केरिस एंड वुशेरिया। वुशेरिया क्या होता है, फिलेरियल वॉर्म होता है, मतलब पतला सा फ्लैटिंग टाइप का। ये जो हेलमिंथिक होते हैं। ठीक है, जो एस्केरिस होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटाइनल पैरासाइट होता है, जो कि हमारे इंस्टेंटाइनल में रहता है और कॉज करता है एस्केरियासिस। अब एस्केरियासिस के सिम्टम्स क्या हैं, दीज डिसीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज। अब मोस्ट देखो तीन हमारे इंस्टेंटाइनल होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है बैक्टीरियल, विच इज इन टाइफॉइड। ठीक है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। देन हमारे पास आता है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, वो हमारी जगह लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। एस्केरिस आता है, वो हमारी इंटेस्टाइनल, दोनों इंटेस्टाइनल में रहता है। हम जनरली कंसिडर करते हैं हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, इंस्टेंटाइनल का मस्कुलर पेन होगा। ठीक है, अब जो एक्स रहता है ना, वो हमारे मतलब ऑब्वियसली फीकल मैटर से ही बाहर निकलते हैं, जो इसके एक्स होता है। तो हमने बचपन में देखा होगा ना, बचपन में अपने लैट्रिन में कीड़े पड़ जाते थे, अपने पोटे में कीड़े निकलते थे। शायद तुम्हें याद हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, तो मुझे याद है अभी तक। यहाँ दिस एट में फीवर होता है, अनीमिया हो जाता है, विच इज़ ये अनीमिया, मस्कुलर पेन और इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, यह मैं याद करती हूँ। अब ये जो हमारे अंदर से जो भी फीकल मैटर निकला है, वो जाकर सॉइल को कंटेमिनेट करेगा और इवन सब्जियों को भी कंटेमिनेट कर देता है। अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में लोग बाहर ही जाते थे, तो ऑब्वियसली ठीक है, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा, तो वो उसके गट में चला जाएगा, देन उसको इन्फेक्ट करेगा, देन साइकिल रिपीटेटिवली चलती है। अब हमने बात कर ली एस्केरिस, अब हम बात करते हैं वुशेरिया। अब यहाँ पे दो डिसीज़ होते हैं, दो डिसीज़ में दो स्पीशीज़ होती हैं, वुशेरिया ब्रोंकोफ्टाई एंड वुशेरिया मलाई।
अब देखो ये जो फिलेरियल फॉर्म होते हैं यानी कि ये काउस करेंगे फिलेरियसिस। देखो एस्केरिस तो एस्केरियसिस, फिलेरियल तो फिलेरियलिस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉर्म्स होते हैं, अब ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन को काउज करते हैं धीरे धीरे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सालों तक रह सकते हैं। यूजली लिम्फेटिक वेसल्स को ये काउज करते हैं, मतलब लिम्फेटिक वेसल में इन्फ्लामेशन काउज करते हैं लोअर लिम्फ की। अब इसमें क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन जो रहता है उस वो अफेक्टेड हो जाता है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं, ठीक है। और ये किसके बाइट से फैलता है, फीमेल मॉस्किटो के बाइट से फैलता है। ये किसका बैक्टीरिया है, फंगस डिसीज। इसको मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा है यार।